हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री टेल्स और मैं सुनील सर आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं नीट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे क्वेश्चन को समझना चाहिए और उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है उसकी हम चर्चा करेंगे। और एक क्वेश्चन बनाएंगे तो कई क्वेश्चन बन जाएंगे। इसी के बिहाफ में और सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो इसको ध्यान से देखिए और उसको समझिए। नीट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, है ना। नीट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझिए ध्यान से। जो पहला क्वेश्चन है समझिए कि ये H2 गैस है, H2 गैस है, H2 गैस है और Cl2 गैस है और रिएक्ट करके बना है 2HCl गैस बना है एट STP पर, एट STP पर। ये H2 जो गैस है लिया है 22.4 लीटर और ये गैस है 11.2 लीटर है। तो पूछता है कि 2HCl जो गैस है ये कितना मोल बनेगा, कितना मोल HCl बनेगा। ये पूछ रहा कि कितना मोल HCl बनेगा एट STP पर। तो ध्यान से समझिए कि ये 22.4 लीटर है, 11.2 लीटर है, यानी हम इससे निकालें या इससे निकालें, किससे निकालें, एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ऐसे स्थिति में सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट को समझिए कि लिमिटिंग रिएजेंट से निकालेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, किसको काटते, ध्यान से समझिए। लिमिटिंग रिएजेंट देखिए, आपका एक थाली है, उसमें आपको 10 रोटी दिया है खाने के लिए, 10 रोटी, लेकिन आपने खाए 4 रोटी। कितना रोटी खाए आपने? 4 रोटी खाए। तो आपको जो एनर्जी मिलेगा वो 4 रोटी का एनर्जी मिलेगा या 10 रोटी का एनर्जी मिलेगा? कितना का मिलेगा? समझो बेटा, कितना का मिलेगा? तो आप तो दिए थे 10 रोटी लेकिन खाए आपने 4 ही रोटी, तो आपकी एनर्जी का जो लिमिट है वो 4 रोटी ही करेगा। तो कितना रोटी बचा हुआ रह जाएगा? 10 में से 4 गया तो 6 रोटी आपका बचा हुआ रह गया। 6 रोटी आप नहीं खाएं तो एनर्जी का लिमिट कितना किया? 4 रोटी। तो 4 रोटी जो हुआ हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग मतलब लार्जर अमाउंट तो है लेकिन मिनिमम अमाउंट कितना भाग लिया रिएक्शन में, कितना हमने आपने खाए। तो जो लेसर अमाउंट होता है वो जनरली लिमिटिंग रिएजेंट होता है। क्यों? क्योंकि कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, और जब तक कंप्लीट कंज्यूम नहीं होगा तो वह प्रोडक्ट का अमाउंट कैसे बताएगा, यानी कैसे रिएक्शन का जो प्रोडक्ट कैसे बताएगा। इसलिए 4 रोटी हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब समझिए हम इसमें चलते हैं, पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। इसमें हम लिमिटिंग रिएजेंट निकाल, मान लिया हमने चॉइस दे दी इस क्वेश्चन को। समझिए, इस क्वेश्चन का चॉइस दिया हमने 1 मोल, दूसरा चॉइस दिया हमने 1.5 मोल, तीसरा चॉइस हमने दिए 2 मोल और चौथा चॉइस दिया हमने 3 मोल। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि इसका क्या आंसर हो। कोई आंसर देगा 2 मोल, कोई आंसर देगा 1.5 मोल और कोई आंसर देगा 3 मोल का ज़्यादा ये बन रहा है, और कोई आंसर देगा 1 मोल। तो सब अपना कंफ्यूज रहेगा आंसर में। तो एग्जैक्ट आंसर हम कैसे निकालें, कैसे हम समझें कि इसका यही आंसर है। तो इसको क्या कैसे निकालें, इसके लिए समझिए ध्यान से कि सबसे पहले हम इसका लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लें। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकाल के ये हुआ गिवन मास या गिवन वॉल्यूम हुआ, ये जो दिया हुआ है गिवन मान दिया हुआ आपको है 22 पॉइंट, इसको कन्वर्ट कर लीजिए मोल में। तो आप जानते हैं 1 मोल गैस, कोई भी 1 मोल गैस हो STP पर हो तो उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है। कोई भी गैस हो, 1 मोल गैस का, मान लिया H2 है, 1 मोल गैस है, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर हुआ। तो 22.4 लीटर पर 1 मोल गैस का है, तो इसको हमने बदल दीजिए, ये लीटर को बदल दीजिए मोल में। तो मोल में बदलने के लिए क्या करेंगे आपने, इसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर दीजिए, लीटर पर मोल हो गया। तो लीटर लीटर कैंसिल, कितना हो गया? ये आ गया आपका 1 मोल आ गया। इसमें कीजिए 11.2 लीटर, ये हो गया 22.4 लीटर पर मोल गैस का है ना। 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो गया, यानी 0.5 मोल हो गया। ये 0.5 मोल होगा और ये 1 मोल हुआ। तो लेसर अमाउंट आपका ये हो गया। तो जो लेसर अमाउंट ये हुआ इसको कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट हो गया।
यानी आपको मालूम हो गया कि हमारा लिमिटिंग रेजेंट क्लोरीन गैस है, ना कि लिमिटिंग रेजेंट हाइड्रोजन गैस है। तो लिमिटिंग रेजेंट आपको मालूम हुआ। अब कैसे निकालेंगे, अब आराम से मालूम हो जाएगा। देखिए ध्यान से, क्या आया आपका, ये आया आपका 1 मोल। ये कितना मोल आया, 0.5 मोल आया। तो ये आपका लिमिटिंग रेजेंट हो गया। तो इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, ये एक कुछ नहीं तो 1 मोल है। 1 मोल से 2 मोल बना, 1 मोल Cl2 कितना मोल HCl दिया, 2 मोल HCl दिया। इसके पहले जो लिखा रहता है वो मोल कहलाता है। 2 मोल HCl दिया, 2 मोल HCl दिया। तो 0.5 मोल से कितना मिलेगा, Cl2 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 0.5 हो गया। ये हो गया मोल HCl हो गया। इसको पॉइंट को खत्म करें 10 देंगे, यह 5 हो गया। तो कितना आया, 1 आ गया। यानी आपको 1 मोल HCl मिलेगा। आपका आंसर हो गया 1 मोल HCl। यानी यह क्वेश्चन को हमने लिमिटिंग रिएजेंट के माध्यम से सोल्व किए। और ये जो क्वेश्चन है ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। यानी यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में लिमिटिंग रिएजेंट को जानना जरूरी है तभी ये क्वेश्चन बनेंगे। अब समझिए, मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। देखिए, हमने अब दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये कहता है कि 2H2 गैस है और रिएक्शन किया O2 गैस से तो बनेगा 2H2O लिक्विड बन गया। ये क्वेश्चन है। अब ये आपको दिया हुआ है, ये कितना दिया है, ये 10 ग्राम दिया हुआ है। और ये आपको दिया है 64 ग्राम दिया है। कितना ग्राम दिया है, 10 ग्राम। ये नीट का क्वेश्चन है, आया है नीट में। 10 ग्राम है और 64 ग्राम दिया हुआ। तो पूछता है कि ये कितना मोल बनेगा। ये पूछता है कि H2O कितना, H2O और कितना मोल बनेगा। चॉइस में आपको दिया हुआ है, एक में दिया है आपको 2 मोल, सेकेंड में दिया है 2.5 मोल, थर्ड में दिया है 3 मोल, अब 4 में दिया है आपको 4 मोल। समझिए, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि H2 गैस, H2 gas react with the oxygen gas to give H2O, but amount of hydrogen is 10 gram and amount of oxygen is 64 gram. तो how many mole of H2O will be formed? और ये आपका चॉइस है और ये नीट का क्वेश्चन है। अब देखिए, ये भी 10 ग्राम है और ये 64 ग्राम है। तो आप कभी सोचेंगे हम इससे निकालें, फिर सोचेंगे इससे निकालेंगे, तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज कर जाएंगे। ऐसे स्थिति में हम क्या करें, ऐसे स्थिति में सबसे जरूरी हमको कि लिमिटिंग रीजन निकालना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो ये हमारा गिवन मास हुआ ना, ये क्या हो गया, गिवन मास हुआ। जो दिया रहता है उसको गिवन मास कहते हैं। तो ये आपका गिवन मास है। तो जब आपको मालूम हो गया कि गिवन मास ये है, तो गिवन मास इसको मोल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप जानते हैं, पढ़े हैं, बहुत सारे पहले से भी पढ़े हैं, मोल इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन, ये मॉलिक्यूल है H2O2 तो मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो कहता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास निकालिए। तो सबसे पहले गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास निकाल के इसको मोल निकाल लीजिए। तो मान लिया हमने हाइड्रोजन का मोल निकालेंगे। हाइड्रोजन कितना मोल है, तो हाइड्रोजन का कितना मास दिया, 10 ग्राम। एक मोल हाइड्रोजन का मास होता है 2 ग्राम पर मोल। तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल, कितना हुआ, ये हो गया 5 मोल आ गया आपका। यानी हाइड्रोजन आपके पास कितना मोल आ गया, 5 मोल। हाइड्रोजन आपका आ गया 5 मोल आ गया हाइड्रोजन। अब चलते हैं O2 का मोल निकालें। तो O2 कितना, 64 ग्राम है। तो 64 ग्राम डिवाइडेड बाय 32 ग्राम पर मोल। क्यों 32 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता 16। 2 ऑक्सीजन है तो 16 + 16 32 हो गया।
तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 हुआ, तो ये 1 मोल ऑक्सीजन का मास है, तो 32 ग्राम पर मोल हो गया। इसलिए ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, तो आ गया कितना आया, 2 आया। इसका मतलब ये 2 मोल हो गया हमारा। कितना हो गया, 2 मोल हमारा ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन कितना हुआ हमारा, 2 मोल ऑक्सीजन हो गया। यानी अब देखिए लेसर अमाउंट कौन है, लेसर अमाउंट ऑक्सीजन है कि लेसर अमाउंट हाइड्रोजन है, लेसर अमाउंट ऑक्सीजन हुआ। तो अब ऑक्सीजन लेसर अमाउंट हुआ, तो अब ये आपका लिमिटिंग रेजेंट हो गया, ये आपका लिमिटिंग रेजेंट हुआ। ये लिमिटिंग रेजेंट मालूम करना बहुत ही आसान है। जो गिवन मास दिया रहेगा उसको मोल में कन्वर्ट कर लीजिए। अब मोल में कन्वर्ट में जो सबसे लेसर अमाउंट मोल आएगा वही हमेशा लिमिटिंग रेजेंट हो। यही इस कंपाउंड के फॉर्मेशन को लिमिट कर सकता है, ना कि हाइड्रोजन लिमिट कर सकता है। यही कंप्लीटली कंज्यूम हो सकता है, तो यही वाटर मॉलिक्यूल को लिमिट कर सकता है, ना कि हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन कंप्लीट कंज्यूम नहीं होगा। ये 5 मोल है, ये 2 मोल है, तो लेसर अमाउंट ही कंज्यूम होता है। तो लेसर अमाउंट कंपाउंड कैसे अब निकालेंगे हम, अब देखिए ध्यान से। यानी कुछ नहीं तो 1 मोल, 1 मोल O2 से कितना मोल H2O बना, 2 मोल, 2 मोल H2O बना। कितना से, 1 मोल O2 से 2 मोल H2O बनेगा। तो कितने मोल दिया ये भी 2 मोल हमने निकाले, तो 2 मोल से कितना बनेगा, 2 मोल O2 से बनेगा 2 × 2 मोल हो गया H2O बनेगा। तो कितना हुआ, 4 मोल H2O बनेगा। देखिए कितना सिंपल है, 4 मोल H2O बना। तो आंसर कौन होगा, आंसर हो जाएगा आपका 4 मोल H2 होगा। जो इसमें आंसर है उसको टिक कर सकते हैं। अभी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, इतना आसान है, तो यदि आप आसानी से समझेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, तो बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए केमिस्ट्री बहुत इजी है, हार्ड नहीं है। उसके पीछे कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। और जो हम पढ़ाते हैं, जो हमारी वीडियो बनता है, उस वीडियो को आप हमेशा देखते रहिए। तो हमने कॉन्सेप्चुअल तो क्वेश्चन बता ही नहीं, क्योंकि नीट का समय बहुत आपके पास कम है, 1 मंथ का ही है। तो हम चाहते हैं कि बहुत सारे मेन पॉइंट को डिस्कस करें, जो आपको साथ ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि कैलकुलेट द longest wavelength of Balmer series. Calculate the longest wavelength of Balmer series फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ समझिए फॉर बाल्मर सीरीज। तो आप बाल्मर सीरीज जानते हैं कि बाल्मर, पहले समझिए कि क्वेश्चन समझ में आया, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। अभी चॉइस आपको दिया हुआ है 656 नैनोमीटर, 650 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर। अब 4 में दिया है 750 नैनोमीटर, ये दिया है आपका, चॉइस दिया है कि इतने नैनोमीटर ये है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, तो समझिए क्या कहा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ समझिए कि लॉन्गेस्ट में बाल्मर सीरीज। तो हमको 2 चीज समझना, एक लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, और दूसरा बाल्मर सीरीज क्या है, ये समझना जरूरी है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल इसके बारे में समझाते हैं। जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, कभी नहीं पढ़े हैं बाल्मर सीरीज के बारे में, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के बारे में, उसको भी समझना आसान है। समझिए ध्यान से क्या होता है। ये न्यूक्लियस है, ये पहली ऑर्बिट है, ये दूसरी ऑर्बिट है, और ये तीसरी ऑर्बिट है ना। तो कहता है कि मान लिया जाए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसमें एनर्जी है E3, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसकी एनर्जी है E1। ये इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है। यदि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है, जब ये हायर एनर्जी लेवल
ऑर्बिट की संख्या बढ़ता है तो एनर्जी लेवल बढ़ता है। तो हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल में ये आता है, तो आप जानते हैं कि जब आप छत से नीचे उतरते हैं तो आपको उसके लिए कोई ऊर्जा लगानी नहीं पड़ती है। जो आपने ऊर्जा जमा की है उसी ऊर्जा को रिलीज करेंगे। तो जब ऊपर से नीचे आते हैं यानी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये एनर्जी रिलीज करता है, और ये एनर्जी रिलीज करता है एज ए रेडिएशन के रूप में। और जब रेडिएशन होगा तो इसमें वेवलेंथ भी होगा, यानी वेव के रूप में रेडिएट किया। तो वेव के रूप में रेडिएट किया तो यानी वेवलेंथ होगा। तो वेवलेंथ निकालने के क्या फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को समझिए। तो वेवलेंथ जो होता है 1/λ इक्वल टू 1/λ 1.097 इंटू 10⁻⁷ और जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2² होता है। ये है वेव निकालने का, और ये जो होता है पर मीटर में होता है, पर मीटर में। ये फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिए। इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा। n1 जो होता है वो हमेशा छोटा होता है, और n2 जो होता है वो बड़ा होता है। ये समझिए, ये आपका हुआ वेव नंबर, इसको कहते हैं वेव नंबर। 1/λ को वेव नंबर कहा जाता है। तो 1.097 याद रखने के तरीका ये देखिए, 7 है तो 10⁻⁷ कर दीजिए, और जेड हुआ एटॉमिक नंबर है, और n1 हुआ ऑर्बिट की संख्या। ये मान लिए थर्ड ऑर्बिट है तो थर्ड ऑर्बिट हुआ n1, और ये सब फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, थर्ड ऑर्बिट हुआ कितना n2 हो गया, अब फर्स्ट ऑर्बिट हुआ n1 हुआ। ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि लाइमन सीरीज क्या होता है, बाल्मर सीरीज क्या होता है, समझिए ध्यान से। देखिए, ये ऑर्बिट है और ये न्यूक्लियस है, और ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है। यदि इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से या कहीं से सेकेंड ऑर्बिट में आती है, चाहे ये थर्ड ऑर्बिट से क्यों नहीं आए, थर्ड ऑर्बिट से आए, या ये मान ली थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट से, या फोर्थ ऑर्बिट से आए, या इन्फिनिटी से आए, तो जब भी आएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो फिर यहाँ से भी आएगा तो ये भी एनर्जी रिलीज करेगा, और यहाँ से आएगा तब भी एनर्जी रिलीज करेगा। तो कहता है कि यदि सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट से, तो जो एनर्जी रिलीज करता है वो रेडिएशन में, वह रेडिएशन का जो वेवलेंथ का जो सीरीज होता है, उस सीरीज का नाम है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज का मतलब सेकेंड में आना चाहिए, थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आए, या फोर्थ ऑर्बिट से आए, या फिफ्थ ऑर्बिट से आए, या इन्फिनिटी से आए, जब भी आएगा तो ये जो वेवलेंथ का जो सीरीज हुआ, इस सीरीज का नाम है बाल्मर सीरीज हुआ। ये बाल्मर सीरीज आपने समझे। अब हम बाल्मर सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिए। तो आप जानते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, देखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी इक्वल टू hc/λ होता है। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। एनर्जी इक्वल टू hc/λ, लैम्डा को वेवलेंथ कहते हैं। यदि वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा, और वेवलेंथ घटेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। इसका मतलब यदि हमको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लेना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लेना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लेंथ एनर्जी कम होना चाहिए। तो एनर्जी कब कम होगा, मान लिया कि यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, और ये सेकेंड ऑर्बिट है, तो इन दोनों के बीच एनर्जी हमेशा कम होगा क्योंकि दोनों का डिफरेंस कम होगा। लेकिन यदि थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, यहाँ से यदि एनर्जी का फर्स्ट ऑर्बिट और फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस लिए, ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा, यानी एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब वेवलेंथ कम होगा। तो हमको वेवलेंथ एनर्जी का डिफरेंस कम करना है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो समझिए ध्यान से, इसका मतलब हमको एनर्जी कम होना चाहिए। तो एनर्जी कम होने का मतलब ऑर्बिट के बीच का एनर्जी का डिफरेंस कम होगा, तभी एनर्जी कम होगा। तो इसका मतलब n1 इक्वल टू हम लेंगे सेकेंड, और n2 हम लेंगे थर्ड लेंगे। क्यों थर्ड लेंगे, क्योंकि आपको बाल्मर सीरीज में है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। तो क्या होगा फॉर्मूला, 1/λ इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷, और जेड स्क्वायर हुआ तो जेड हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 हुआ, तो 1 का स्क्वायर हो गया,
और क्या हुआ 1/n1 हुआ, तो 1/n1 का मतलब 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर हुआ, और 1/3 का स्क्वायर हो गया, और ये पर मीटर में आ जाएगा। तब आप 1.097 10⁻⁷ इसको आप करेंगे तो 1/4 माइनस 1/9 आ जाएगा। तो क्या होगा, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो 1.097 और 10⁻⁷, और ये हो जाएगा, लेंगे कितना हो गया, यानी 9 - 4 होगा, और 9 × 4 होगा, इसका एलसीएम लेंगे। ये मैथमेटिक्स है, आप जानते हैं, इतना सिंपल। तो 1/λ आ जाएगा। तो लैम्डा निकालने के लिए 1/λ है तो λ/1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 4 डिवाइडेड बाई 1.097 इंटू 10⁻⁷। 9 में से 5 गया, 4 गया तो 5 बचा, ये आया। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 656 मीटर आ जाएगा, 656 नैनोमीटर आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। तो आपने समझे कि एक क्वेश्चन से आपको कितना कॉन्सेप्ट हुआ और कितना अच्छा सा आपने समझे। तो इस तरह से जब आप समझेंगे तो केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाएगा, और आप नीट में भी क्वालिफाई बहुत आसानी से करेंगे। तो हम और क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो अगली क्लास में हम करेंगे, और आप देखते रहिए केमिस्ट्री टेल्स और अपना बेनिफिट उठाइए केमिस्ट्री टेल्स से।